शांत पहाड़ों के बीच यदि रोबरी होने लगे, डकैती होने लगे, लूटपाट की घटनाएं होने लगे तो अचंभा होता है। ऐसी ही एक बड़ी घटना जो हिमाचल में शायद पहली ही ऐसी घटना होगी जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की रोबरी हुई। और ये घटना हिमाचल के सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा के ज़िला मुख्यालय के साथ हुई। पंजाब, J&K, हरियाणा और अन्य जो हिमाचल के साथ सटे राज्य हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग सरेआम घूमते भी हैं। हिमाचल में इस तरह की घटनाएं होती नहीं हैं, और जब हुई और ब्लाइंड घटना को किस तरह से यहाँ की पुलिस ने सुलझाया, क्या इसकी हिस्ट्री, क्या इसकी मिस्ट्री रही, तमाम सारे मसलों पर आपसे जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। शम्मी कुमार सर, मैं दुकान बंद करके घर को जा रहा था और मेरे साथ बंडी में दुर्घटना हुई है 3 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। उन्होंने मेरे स्कूटर को हिट किया और मेरा सामान जो लूटपाट कर ली। 2 उनके पास पिस्टल थे और उन्होंने फायर किया और मेरे को सिर में हिट किया, जिसे आप भी देखकर हैरान होंगे कि एक ब्लाइंड रोबरी को किस तरह से हिमाचल पुलिस, कांगड़ा की पुलिस ने कैसे सुलझाया, कैसे टीमें बनी, किस तरह से काम हुआ। तमाम सारे मसले पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कितनी चौकन्ना है यहाँ की पुलिस। भले ही यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो हमारी पुलिस अन्य राज्यों से बहुत सजग है। यही वजह है कि इतनी बड़ी जो हिमाचल में अपनी तरह की पहली इस तरह की रॉबरी हुई, इस तरह की घटना हुई, उसको सुलझा लिया गया। ये 22 अप्रैल 2021 की शाम थी। करीब 7:30 बजे एक हवाई फायर होता और इस फायर की आवाज उत्तरी भारत के कई राज्यों तक गूंज उठती है। तमाम राज्यों की पुलिस को पता चलता है कि हिमाचल में बंदूक की नोक पर एक सुनार लूट लिया गया है। ज्वेलर शम्मी कुमार बेहोश था और बदमाश फरार। उस शाम पुलिस को क्राइम स्पॉट से गोलियों के कुछ खोल मिले और कुछ मिर्ची के पैकेट। 22 अप्रैल की रात जैसे जैसे गहरा रही थी, इस लूट की मिस्ट्री पुलिस की नींद उड़ाए जा रही थी। तमाम प्रदेशों से संपर्क कर रही कांगड़ा पुलिस के हाथ 24 घंटे बाद भी खाली थे। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो DIG नॉर्दर्न रेंज हैं वो भी स्पॉट पे आई। उन्होंने भी स्पॉट का मुआयना किया और सब कुछ देखने के बाद फिर मैं तुरंत जहाँ विक्टिम हॉस्पिटल में थे मैं वहाँ गया कि शायद कोई इन्फॉर्मेशन या क्लू हमें मिल पाए। मैंने उनसे बात की, लेकिन उनके पास भी कोई क्लू नहीं था। उनको खुद नहीं मालूम था कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे। सिर्फ एक उन्होंने हमें इनिशियल एक क्लू दिया कि वो पहाड़ी भाषा में बात कर रहे थे। वहाँ पे फिर बाद में और सामान ले गए और लोग इकट्ठे हो गए बाद में, और मेरे को कोई पता नहीं लगा, मैं बेहोश हो गया था। ये दिलीप कुमार लड़का था साथ में। बहरहाल पुलिस तंत्र को और पुख्ता होना था, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी थी। ऐसा कोई मामला इससे पहले पुलिस रिकॉर्ड में नहीं था। हिमाचल जैसी शांत बातियों में अपराध होता नहीं है। यदि हो जाए तो अपराधियों को बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जानकारी आपको बताएंगे किस तरह से हमारी पुलिस ने किस तरह से काम किया। एक बड़ी और अनोखी अपनी तरह की पहली घटना यहाँ पर हुई थी। सर, क्या हिस्ट्री रही इस केस की, क्या मिस्ट्री रही, हम चाहेंगे इस बात को साझा करें। जी, ये 22 अप्रैल की घटना है। एक ज्वेलर वहाँ के जो बनोई एक जगह है, वहाँ पर उनका गणपति ज्वेलर के नाम से शॉप है। वो रूटीन में शाम के समय अपना जितना भी ज्वेलरी है शॉप की उसको अपने बैग्स में डाल करके अपने घर ले जाते थे। और घर उनका वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत दूर नहीं है। बनोई नेशनल हाईवे के ऊपर है, पठानकोट और गग्गल के ऊपर।
इस तरह की घटनाएं हिमाचल में होती भी नहीं हैं। अपनी तरह की कांगड़ा जिले की ये पहली घटना थी और इतनी बड़ी अमाउंट की, ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी हमारी रॉबरी की ये घटना थी। कितना कितना सर चांदी, कितना सोना, कितना कैश जो है वो बताएं। इनिशियली उन्होंने हमें रफ एस्टिमेट से बताया था कि लगभग 2-2.5 किलो सोना और 18 से 20 किलो चांदी जो है वो हो सकती है, वो भी अभी श्योर नहीं थे, पर जितना उन्होंने प्राइमरीली हमें बताया उतना हमने नोट किया। बाद में फिर उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया था कि लगभग 2 किलो सोना और 17 से 18 किलो चांदी जो है वो उनकी उस बैग में थी जिसको लेकर के चली गई थी। उनका कुछ कैश जो 6-7 लाख रुपया था और लगभग 6-7 किलो चांदी जो है, जो उनके स्कूटी का जो डिक्की होती है उसमें थी, तो वो इंटैक्ट थी, वो मिल गई थी बाद में। फिर इसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इट वाज एन एब्सोल्युटली ब्लाइंड केस और क्लूज़ हमारे पास नहीं थे। इस तरह की घटनाएं भी कभी हमारे प्रदेश में नहीं हुई। जो डीआईजी जो नॉर्दर्न रेंज हैं मैडम सुमेधा द्विवेदी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग हुई। हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसके इंचार्ज जो हमारे एडिशनल एसपी सिटी हैं राजेश, उनको इंचार्ज बनाया। 3-4 डीएसपीज़ और लगभग 30 से 40 लोगों की एक टीम बनाई और सबको फिर हमने अलग अलग टास्क असाइन किए, क्योंकि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लगभग कितनी ऐसी टीमें जो हैं वो उनका गठन करना पड़ा और किस तरह से जो लगभग 7 टीम्स जो थी वो इनिशियली सब सीनियर ऑफिसर्स जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स थे उनकी नेतृत्व में ये लगाई गई थी जी। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे जब सीसीटीवी देखना शुरू किया तो हमें कुछ बाइक सस्पेक्ट मिले। उनके मूवमेंट के अनुसार हमने उनके रूट की मैपिंग करनी शुरू की। उधर से फिर उनका डंप डेटा हम टावर डंप्स उठाते रहे और उनको एनालिसिस करते रहे और कॉमन नंबर्स की आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहे। तो कुल मिलाकर के 2-3 दिन तक हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन हो सकता है जिसने ये वारदात की हो। कुछ क्लैरिटीज़ हमें थी कि डेफिनेटली यहाँ पे रैकी की गई है और बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों के पास थी और बड़े स्पेसिफिक तरीके से स्कूटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया था, उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल था, तो किसी ने चेज़ करके पीछे से शायद इन्फॉर्मेशन दी हो और स्कूटी को सही टाइम बिल्कुल स्पॉट के ऊपर ही हिट करके उनको इमोबिलाइज़ किया गया और उनके सामान को लेकर के वो जो रॉबर्स थे वो भाग गए थे। तय हुआ कि इस मिस्ट्री को पर्दाफाश करने के लिए नूरपुर को ऑपरेशन कैंप बनाया जाए। टीमें बना दी गईं। 4 से 5 डीएसपी और 40 के करीब अन्य एक्सपर्ट्स इस ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिए गए। घटनास्थल बनोई से लेकर जम्मू, पंजाब, हरियाणा और कठुआ, श्रीनगर तक जाल बिछाया गया, मगर सब खाली हाथ लौट आते। कोरोना काल में कई तरह के भेष में घूम रही पुलिस कई बार भूखी प्यासी भी रही। बकौल पुलिस अधीक्षक एसपी विमुक्त रंजन कहते हैं कि कोरोना को देखते हुए यह भी ख्याल आया कि क्यों ना ऑपरेशन रोक दिया जाए। और किस तरह की परेशानियां जो है वो हमारे जवानों को देखने में आई, क्योंकि कोविड का टाइम था और कोविड पीक पे था उस वक्त। जी बिल्कुल, कोविड का टाइम था और कई बार मुझे ऐसा भी फील होता था कि मैं इस ऑपरेशन को वाइंड अप कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस ऑपरेशन की वजह से कोई ऐसी बात हो या मेरा कोई जवान या ऑफिसर संक्रमित हो जाए और कोई ज़्यादा सीरियस इशू हो जाए। मेरे मना करने के बावजूद भी कई बार 2-3 बार तो टीम ने कहा कि नहीं, अब वो केस क्रैक करेंगे तभी वापस आएंगे। खैर, उमड़ते आवेशों के बावजूद ऑपरेशन चलता रहा। लगभग 40 दिन चली इस सबसे बड़ी लूट को उजागर करने की पहली कड़ी नूरपुर में हाथ लगी और ये थे 2 मोटरसाइकिल। जवाली थाना के तहत 3 दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर नंबर के 2 मोटरसाइकिल मिले और दोनों ही एक ही मेक के थे। इसी बिनाह पर तफ्तीश आगे बढ़ी। पुलिस को मोटरसाइकिल मालिक भी मिल गया और वारदात की अन्य कड़ियाँ जुड़ती चली गई। हमारा बेस जो था वो नूरपुर में था।
सारी टीम नूरपुर में स्टेशनड थी और वो 2 या 3 दिन के लिए कॉन्टिन्यूस जम्मू में जाते थे या कठुआ के इलाके में जाते थे या श्रीनगर जाते थे। और जब हमारा एक कोई पार्ट ऑपरेशन हो जाता था तो उसके बाद कुछ लोग वापस आ जाते थे रिफ़्रेश होकर के, फिर दोबारा से अगले दिन के लिए चले जाते थे। तो इस ढंग से लगभग 30 से 35 दिन ये लोग जो हैं नूरपुर और जम्मू के इलाके में रहे। कितनी परेशानियां जो है वो रही होंगी, क्योंकि कठिन दौर था, चुनौती भी बहुत बड़ी थी, ब्लाइंड घटना थी, कुछ भी पुलिस के हाथ में नहीं था। किस तरह से देखते? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे करियर का ये सबसे मुश्किल केस था, लेकिन इसकी सेटिस्फेक्शन भी हमें उतनी ही ज़्यादा है क्योंकि एंड में हमने इसको 100% क्रैक किया और बहुत एफिशिएंटली और प्रोफेशनली क्रैक किया और विद इन 30-40 डेज़ हमने इसको सारे केस को क्रैक कर दिया। बहुत मुश्किलें आई, कोविड का टाइम था, स्पेशली अपने लोगों की सेफ्टी वो बहुत बड़ा इशू था। लॉकडाउन्स रहते थे, मार्केट्स जम्मू में भी कठुआ के इलाके में बंद रहती थी, तो थोड़ा कंसील्ड मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी जो टीम के लड़के हैं उन्होंने इम्पर्सनेट करके, किसी तरह के भेस बना करके और बहुत कुछ ऐसा किया ताकि जो ये लोग हैं, जो क्रिमिनल्स रॉबर्स थे, इनको शक भी ना हो और हम इन्हीं के इलाके में घूम रहे थे। तो बहुत बहुत मुश्किलें का सामना इन्होंने किया। खाने की बहुत दिक्कत आती थी, सारे ढाबे बंद रहते थे, पानी तक की कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन इन सारे चैलेंजेस को इन लोगों ने अपने जज्बे के साथ ओवरकम किया, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन इन लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में किया। सर, हिमाचल में इस तरह की घटनाएं होती नहीं हैं और हुई तो उसको ट्रेस कर लिया गया। हालांकि JNK के लोग उनको नहीं पकड़ पाए, पंजाब के लोग उस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को नहीं पकड़ पाए। किस तरह से देखते हैं भविष्य के लिए जो हमारी पुलिस है उसके लिए कितना जो है वो इसका लाभ मिलने वाला है? क्या इसको आगे भी हमारी और जो पुलिस है वो इससे सीख ले सके, उसके लिए भी किसी तरह की कोई योजना की जा रही है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो रॉबर्स थे ये प्रोफेशनल गैंगस्टर्स हैं, आर्म्ड गैंगस्टर्स हैं और ये इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके पास हमेशा वेपन्स रहते हैं। पंजाब में इनके खिलाफ डकैती और रॉबरी के केसेस हैं, JNK में इनके खिलाफ रॉबरी के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं। तो इन ऐसे हिमाचल में जनरली हमारे पास इस तरह के क्रिमिनल्स का ऐसा कोई लोग ज़्यादा है नहीं। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज था और इनको पकड़ना, जब भी हम कभी रेड करते थे तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत समझ से संभल के हमने ये ऑपरेशन करना पड़ता था। लेकिन जितने प्रोफेशनल तरीके से बिना किसी छोटी सी घटना के भी हमने सारी कार्रवाई को अंजाम दिया, एक ब्लाइंड केस को हमने ट्रेस करके, आइडेंटिफाई करके 100% रिकवरी की, ये डेफिनेटली हिमाचल पुलिस के लिए एक बहुत प्राइड का इशू है और एक मैसेज है सारे क्रिमिनल्स के लिए कि आपको हिमाचल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। अगर आप देंगे तो डेफिनेटली हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और चूंकि बहुत प्रोफेशनल तरीके से और इस ब्लाइंड केस को सॉल्व किया तो इसकी एक केस स्टडी हम लोग बना रहे हैं एंड वो आने वाले पुलिस ऑफिसर्स के लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के जो है ड्रो में हमारा, वहाँ पर ये केस स्टडी के रूप में पढ़ाई भी जाएगी ताकि जो लोग नए ऑफिसर्स और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ट्रेन होंगे वहाँ पे तो उनको बताया जा सके कि किन हालात में और कैसे एक एब्सोल्युटली ब्लाइंड केस को पुलिस ने ट्रैक किया और इससे उनको क्या लेसन्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली घटनाओं से जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो सीख मिलती है वो आने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। जी सर, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल में जो अपराधी हैं उनको शरण नहीं मिलती है यदि वे पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। भले ही वहाँ इन घटनाओं से बचकर वे निकल जाते हों, लेकिन हिमाचल पुलिस किसी को बख्शती नहीं है। इसका ये एग्जाम्पल आपके समक्ष रखा गया, किस तरह से इस ब्लाइंड घटना को, अंधी घटना को, जिसकी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं थी, बड़े तरीके से उस घटना तक पहुंचे, उन शातिरों तक पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्त में लिया और अपनी तरह की हिमाचल की इस सबसे बड़ी जो घटना, रॉबरी की जो घटना थी, उस पर उन शातिरों को पुलिस ने पकड़ लिया और आखिर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में पुलिस कामयाब हो गई और जो सोना चांदी जो चोरी हुआ था उसे भी रिकवर कर लिया। तो हिमाचल की और भविष्य में
कोई भी आंख उठाकर ना देखे, इस तरह की दोबारा जुर्रत ना करे। ये सबक इस घटना ने हमारी कांगड़ा पुलिस ने दिया है। दिव्य हिमाचल भी पुलिस की इस टीम को ऐसे काम के लिए सैल्यूट करती है और हमेशा उनके साथ खड़े होने का दम भरती है। खैर, पुलिस के 40 लोगों को 35 दिन तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और जो लोग इस लूट में पकड़े गए वे अति दुर्दांत किस्म के लुटेरे थे। हत्या, डकैती जैसे कई जुर्म उनके सिर पर थे।